हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए चलते हैं 7वीं कक्षा की आपकी जो बुक है भूगोल की, उसके 7वें पाठ की तरफ, जो कि है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। कि ये जो हम मानव हैं कि किस तरह से हम कहीं पर बसे हैं और कैसे हमने वहाँ पर यातायात के साधनों को डेवलप किया है, विकसित किया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको बता रहे हैं ना, तो जैसे बस्तियाँ वर्ड है, तो ये बस्तियाँ जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर आप बसते हैं, जहाँ आप अपना घर बनाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बस्ती कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बसा हुआ शहर है या बसाव कहाँ है आपका, तो वो स्थान होता है जहाँ पर आपने अपना घर बनाया हो, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, तो ये क्या है? वो बस्ती है। तो आगे देखते हैं, यहाँ इस चैप्टर को पहले पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अध्याय 1 में आप पहले ही पढ़ चुके हो क्या, कि हम जब स्टार्टिंग में जो शुरू का जो मानव था या प्रारंभिक मानव जो था, वो क्या करता था? तो वो प्रकृति के साथ जहाँ पर भी उसे खाना मिला वहीं रह गया, जहाँ पर भी पेड़ पौधे हैं वहीं पर उसने अपना जीवन व्यतीत किया। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने कृषि करनी सीखी, फिर हमने क्या किया, तो जो पहिए का जो आपका आविष्कार था वो किया। उसके थ्रू क्या हुआ, तो आपके जो यातायात के संसाधन हैं उनको हमने डेवलप किया, और धीरे धीरे हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई और हमने बसना स्टार्ट कर दिया। तो वही वो कह रहे हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, कि जैसा प्रकृति जहाँ पर आपको देती थी आप वहीं पर रहते थे, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे समय के साथ आपने क्या किया, अपने कौशल को विकसित किया और खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू किया, घर बनाए, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल किया, मतलब जब आप अपने अकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। अब बस्तियां क्या है? तो बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य ने तो क्या किया था? वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, तब उनके लिए क्या हुआ कि स्थायी जीवन जीना मतलब आवश्यक हो गया। अब आप जब फसलें उगाओगे तो फिर उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी ना आपको जानवरों से, और उसको फिर खाद पानी, खाद तो स्टार्टिंग में क्या ही देते होंगे, लेकिन पानी वानी अच्छे से देना, और जो भी आपके पास उर्वरक जो आपके प्रकृति से आपको मिलते थे वो सारी चीज़ें हम उनको देते थे। तो उसके लिए आपको वहाँ पर बसना होगा। तो बस्तियों का विकास कहाँ हुआ? इसीलिए वो नदी घाटियों के निकट हुआ, ताकि वहाँ से वो पानी उनको ईजिली मिल जाए, और पानी मिल जाए, और नदियों के आसपास की जो भूमि होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि भी क्या थी? उपजाऊ थी। इसीलिए जो भी सभ्यता स्टार्टिंग में बसी वो कहाँ बसी? तो नदियों के किनारे बसी। तो व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती चली गईं। नदी घाटी के निकट क्या होता था कि बस्ती पनपने लगी, है ना, और सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, टिग्रिस सभ्यता, नील, हवांगो नदियों के किनारे विकसित हुई है ये सारी सभ्यताएं, और सभ्यता के नाम आपको याद ही होंगे। तो कह रहे हैं बस्तियां क्या है? ये स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। जो बस्तियां हम सिर्फ कुछ समय के लिए बनाते हैं वो क्या होती हैं? तो वो अस्थायी बस्तियां होती हैं, है ना। जो परमानेंट नहीं है तो अस्थायी हो गया। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। कौन? घने जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तान और पर्वतों के निवासी। वो क्या करते हैं? तो वो सिंपली आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं, कि मतलब पर्टिकुलर किसी सीजन में कहीं पर रह रहे हैं, शिकार करने गए तो वहाँ पर रह रहे हैं, कुछ आपने इकट्ठा किया, संग्रहण की कहीं पर करना है कुछ, इसके लिए आप कहीं पर रह रहे हैं। स्थानांतरित कृषि जो होती है कि मतलब एक जगह पर आपने कृषि की, फिर जब आपको लगता है कि उस लैंड में उर्वरता कम हो गई या खत्म हो गई है, तो आप दूसरी जगह पर जब आप स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ समय के लिए जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपको कृषि करनी है, तो वो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी निवास कहते हैं। लेकिन यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज की डेट में क्या हैं? वो स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग क्या करते हैं? रहने के लिए घर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक आपको मानव बस्ती दी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक मानव बस्ती है, जहाँ पर क्या है? पानी भी है, यहाँ आपको हरे भरे जंगल भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में पहाड़ भी है। हाँ, तो ये क्या है? एक मानव बस्ती है। यहाँ आपको कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान का आप जो चयन करते हैं वो क्या क्या प्राकृतिक दशाएं देकर करते हैं? सबसे पहली बात, जलवायु आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी, पानी की उपलब्धता वहां पर हो। तीसरा, भूमि अच्छी हो, प्लेन रीजन में आप ज्यादा बसना पसंद करेंगे, है ना। और
चौथा क्या है कि मिट्टी जो है वो वहाँ की क्या हो, उपजाऊ हो, तभी तो आप कुछ उगा पाओगे। तो जहाँ पर भी आपको ये कंडीशंस मिलती हैं आप वहाँ पर रहने लग जाते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि इन्होंने आपको बताया है क्या कि मैरी का आज जन्मदिन था। मैरी कोई लड़की है जिनका आज जन्मदिन है। वो केक काटने के लिए अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब ये गुरप्रीत जो है आखिरकार थकी खांसती हाफती हुई गुरप्रीत पहुंची तो उसने क्या बताया कि अत्यधिक जाम था। मैरी की माँ ने क्या किया, मिसिस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ को ऐसे थपथपाया, गहरी सांस भरी और कहा, ओह हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो अपने वाहन भी परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा, क्या कहा कि भाई अब जितने लोग रहेंगे वो तो वाहन भी खरीदेंगे ना, तो दिन प्रतिदिन के लिए अब जो है वो वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? मतलब इतने लोग आ ही क्यों रहे हैं, इतने लोग बस ही क्यों रहे हैं? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। तो मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये लोग सारे कहाँ रहेंगे? तो मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर प्रदूषण है, आपके यहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी है और भी बहुत सी आपको छोटी छोटी कमियां यहाँ पर आपको दिखाई देती है जो कि कॉमन है, आपको दिखाई देंगी ही। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली ज़मीन, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। अब ये जो आपने पूरा संवाद देखा ना, तो कह रहे हैं ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण आपके सामने आते हैं, है ना? क्या, एक तो ये सघन बस्ती जो है और दूसरा ये आपकी ये इस तरह से विरल बस्ती जो कि आपके गांव में बसी होती है। तो कह रहे हैं एक तो ग्रामीण है और एक शहरी बस्तियां हैं। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। जबकि ग्रामीण जो बस्ती है ना, सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, मतलब हो भी सकता है कि वहां पर काफी लोग रहते हैं या फिर कम लोग रहते हों। सघन बस्तियों में घर क्या होते हैं, आसपास बने होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है। और जो प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार की बस्तियां, ये जो आपकी प्रकीर्ण वाली हैं, ये आपको कहाँ दिखाई देती हैं? तो ये आपको दिखाई देती हैं पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल और अति विषम जलवायु, मतलब जहाँ की जो जलवायु आपके अनुकूल नहीं होती है ना, वहाँ पर आपको ये इस तरह से प्रकीर्ण बस्ती दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाले छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म पे घर बनाए जाते हैं अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं? स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको जरा ध्यान रखें। या छत होगी ऐसी ढलान वाली, ऊंचे प्लेटफॉर्म होंगे और स्टिल्ट होंगे जहां पर वर्षा ज़्यादा होती है। और गर्म जलवायु में कैसे बनाएंगे? तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। उनकी छत कैसी होती है? तो फूस की बनी होती है और स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। ओके, तो ये है जहां पर गर्म जलवायु होती है। आपने गर्म जलवायु देखी, बारिश वाले देखा। चलते हैं नगरीय बस्तियों की तरफ। तो स्टिल्ट का मकान यहाँ पर ये दिया गया, ये आप देख रहे हैं, ये स्टिल्ट का मकान है। ओके, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अब ये कह रहे हैं अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। तो लिखिए अपनी कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन बीच में ना एक चीज आई थी जो यहाँ, हाँ, ये ऋतु प्रवास। क्या है ये?
ऋतु प्रवास। मैं चाहूंगी एक बार आप इसे देखें कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं ना, वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज में निकल जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर ऋतु में कहीं पर रहते हैं तो उसे कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट जरा सा यहाँ रह गया था। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं परिवहन की। किसकी बात करते हैं? परिवहन की। परिवहन, परिवहन क्या है कि लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। मतलब कहीं जाना लाना, ये इनके क्या है, ये साधन होते हैं परिवहन। पुराने समय में ना अधिक दूरी की अगर आपको यात्रा करनी होती थी तो उसमें बहुत समय लगता था। फिर उस समय लोग पैदल चलते थे, इसीलिए समय लगता था, और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। जब हमने पहिए की खोज कर ली तो फिर क्या हो गया, ये दूरी तय करना आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसा ना सोचें कि अब पशुओं का यूज जो है वो खत्म हो गया है। यहाँ आपको दिखाया गया है जैसे घोड़ा गाड़ी, कि घोड़े का किस तरह से गाड़ी के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे देश में क्या है कि सामान्यतः किन पशुओं का यूज होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में। तो वो हैं गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का उपयोग किया जाता है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो एंडीज पर्वत के क्षेत्र में किसका यूज होता है? लामा का। और तिब्बत में अगर आप बात करोगे तो तिब्बत में किसका यूज होता है? याक का उपयोग किया जाता है यातायात के साधन के रूप में। हाँ, फिर हम चलते हैं परिवहन के रूप में। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। फिर क्या हुआ, तो हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, इजी बना दिया। आज अगर आपको भारत से यूरोप की यात्रा करनी है ना तो कह रहे हैं कि 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो हवाई जहाज ने देखा आपने कि किस तरह से आपकी जो महीनों की दूरी थी, आप जो महीनों में तय करते थे, वो 6-8 घंटे में तय करवा देता है। परिवहन के उन साधनों की ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सूची बनाओ जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। जैसे कुछ बच्चे साइकिल से आते होंगे, कुछ पैदल आते होंगे, कुछ अपनी कार से आते होंगे, कुछ स्कूटर स्कूटी। तो इस तरह से आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है। अब यहाँ आप क्योंकि हम परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन के ना 4 मुख्य साधन हैं। कौन कौन से? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो चलिए जरा इन चारों परिवहन के साधनों की बारे में बात कर ली जाती है। सबसे पहले आता है आपका सड़क मार्ग। सड़क मार्ग क्या है कि कम दूरी की यात्रा के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़क पक्की भी हो सकती है और कच्ची भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वतों में ये जो यहाँ पर जो सड़कें होती है ना वो कंपैरेटिवली कम मिलेंगी आपको। हिमालय पर्वत पर जैसे मनाली और लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। कौन सा? मनाली लेह मार्ग। ठीक है, मनाली लेह राजमार्ग। अगर हम भूमिगत सड़कों की बात करें तो हमने भूमिगत सड़कें भी बनाई हुई हैं। तो भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। ठीक है, और फ्लाईओवर उचित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ऐसे ऊपर से। तो शहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग तो इजीली इन चीज़ों को देखते होंगे। फिलहाल चलते हैं, यहाँ आपको एक बात बता रहे हैं कि भारत में ना अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुजीय महामार्ग, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ ना आपको कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है ना वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। जिसका सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है समुद्र तल से 5072 मीटर ऊपर। ओके, तो ये कितना अच्छा फैक्ट है, इसको जरा ध्यान रखें। और चलते हैं आगे और देखेंगे रेल मार्ग के बारे में। सड़क मार्ग तो हम देख चुके हैं। तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च से लोगों का आवागमन, एक तो लोगों का आवागमन हो जाता है और दूसरा भारी सामानों को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज जब हुई तो वाष्प की इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने, मतलब औद्योगिक क्रांति जो हुई और वाष्प के इंजन की जो खोज हुई ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में काफी सहायता प्रदान की। अब क्या है आगे अगर देखें तो डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। तो फिर आपका क्या हुआ?
डीजल और विद्युत का ज़्यादा यूज़ होने लग गया। सुपर फास्ट जो आपकी रेलगाड़ियां हैं से परिवहन की गति, अब आपने आजकल काफ़ी सारी सुपर फास्ट ट्रेन भी देखी होंगी, अगर आपको किसी का नाम याद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवर्तन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, हम हर जगह इजीली रेल से पहुंच सकते हैं। और उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना अब संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। भारतीय रेल मार्ग की अगर हम बात करें, इसका जो जाल है ना काफ़ी भली भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा है। ओके, चलते हैं आगे। और यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जब वो जाता है। ओके, तो ये इस तरह से पूरा इसको ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे जाता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेल मार्ग अच्छा लगा होगा। और हम चलते हैं आगे। तीसरा जो हमारा मार्ग है वो क्या है? जल मार्ग। तो परिवहन का साधन जल मार्ग। तो आप पहले पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि प्रारंभिक समय में जो परिवहन था ना के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। स्टार्टिंग में अधिक दूरी से में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए हम क्या करते थे? जल मार्ग को सबसे सस्ता साधन मानते थे, और ये हमारे लिए सबसे सस्ता साधन होता भी था। मतलब सिर्फ मानते नहीं थे, ये था। ये मुख्यतः ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्देशीय और दूसरा है समुद्री मार्ग। एक तो है अंतर्देशीय जो विद इन अ कंट्री होगा, और दूसरा क्या है? समुद्री मार्ग। तो अब क्या है ना कि आपकी जो नदियां हैं या जो झीलें हैं, उनमें जो आप नाव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हो जल मार्ग में, उसे कहते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग। तो नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जो जल मार्ग हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंडिया की अगर हम बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो ग्रेट लेक, और अगर आप अफ्रीका में देखें तो नील नदी। ये जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रोल प्ले करती हैं ये। और समुद्री महासागरीय महासागरीय मार्गों का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो समुद्र में है या महासागर में है, सामान्यतः ना इनका ट्रेड के लिए होता है, व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग होते क्या है कि पतनों से जुड़े होते हैं, पोर्ट से ये जुड़े होते हैं। और विश्व के कुछ अगर हम महत्वपूर्ण पतनों की बात करें तो जैसे एशिया में सिंगापुर और मुंबई, दूसरा अगर उत्तर अमेरिका में देखें तो न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, अगर हम दक्षिण अमेरिका में देखें तो रियो डी जेनेरियो, और अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो डरबन और केप टाउन, और वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो सिडनी, और यूरोप में लंदन। ये आपके कुछ आपके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिन पोर्ट्स का यूज़ काफ़ी अच्छे से हो रहा है पूरे वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी बता सकते हो, और अगर आप बता सकते हो ना तो ज़रा कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो। हम चलते हैं चौथे मार्ग की तरफ जो कि है वायु मार्ग। वायु मार्ग ना आपका 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ था, और ये जो परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, बड़ी फास्ट तरीके से ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाता है। तो ईंधन की लागत ना इसमें अधिक होती है, मतलब लागत बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये क्या है तो ये बहुत महंगा है। तो वायु जो है ना यातायात, अगर मान लीजिए मौसम खराब हो जाए, जैसे कोहरा तूफान जो होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, मतलब कुप्रभावित, मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो इसीलिए ये जो यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम भी है और दूर स्थानों पर भी आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, मतलब ठीक है कि इसके ऊपर खराब मौसम का बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन यही एक ऐसा साधन है जो कैसे भी दुर्गम स्थान पर आपको पहुंचा सकता है, और दूर स्थान मतलब काफ़ी जो दूर जो स्थित स्थान है वहाँ तक आपको ले जा सकता है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो जहाँ सड़क और रेल मार्ग नहीं है वहाँ पर भी आपको पहुँचा सकता है। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। अगम्य स्थान मतलब जहाँ पर नहीं जाया जा सकता, और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने और उन तक भोजन, जल, कपड़ा, दवाएं बांटने के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। कुछ अगर हम महत्वपूर्ण हवाई जो आपके पतन हैं, एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, एंड लास्ट में आपका बचता है संचार। संचार क्या है कि आपका दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने का माध्यम है। तकनीकी जैसे जैसे विकास हुआ ना,
तो उसके साथ साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र, मतलब जो तेजी से साधनों को विकसित कर लिया, कि नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। जैसे कि आपको 7.10 में अभी दिखाएंगे कि संचार तंत्र के विकास का वर्णन वो आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ एक इन्होंने आपको बात बताई है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं, तो जल्दी से आप बता दें। और आगे चलते हैं, तो संचार क्या है जरा देख लेते हैं। संचार के क्षेत्र में जो विकास हुआ है ना, वो क्या है, इससे आपके विश्व में सूचना की क्रांति आई है। आप जो सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा या मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का जो उपयोग करते हो ना, वो इसी के थ्रू करते हो। तो समाचार पत्र, रेडियो और जो टेलीविजन है, इन, अब देखिए आपने क्या किया, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाना है, बहुत तेजी से पहुंचा रहे, इसे कहते हैं संचार माध्यम। लेकिन जब किसी चीज को आप बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं संचार। सिंपल सा, जैसे इसके माध्यम क्या है, तो जैसे समाचार पत्र है, छप गया, कितने लोगों तक पहुंचता है और वो खबर कितने लोगों तक पहुंचती है ना। तो वही वो कह रहे हैं, रेडियो पे एक बार जो टेलीकास्ट हो जाता है तो वो कहाँ तक पहुंचता है, टेलीविजन पर भी। तो वही वो कह रहे हैं कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन तक अपनी खबरें पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंपर्क माध्यम। बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट से ना संचार में तीव्रता आई है, बहुत तेज हो गया है ये। जैसे तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, आपदा कोई आ रही है उसे पूर्व चेतावनी देना, ये सब काम कौन करता है, तो सैटेलाइट की सहायता से होते हैं। अब हम अगर इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल जो भेज सकते हैं, जैसे सबका आजकल ईमेल अकाउंट होता है, और आप अगर सेलुलर फोन के द्वारा बेतार, मतलब कि आपको पता है सेलुलर फोन में कोई तार नहीं होता, तो बेतार टेलीफोन संचार जो हो रहा है वो काफी लोकप्रिय है। सबके पास मोबाइल फोन है लगभग, बल्कि एक घर में जितने मेंबर्स हैं उससे ज्यादा भी फोन्स होते हैं। तो ये क्या है, ये सारे संचार के माध्यम जो है काफी आजकल पॉपुलर है, लोकप्रिय हो चुके हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से ना विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, बल्कि इसके साथ साथ और क्या होता है, इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। हम अपने दूर बैठे किसी भी रिलेटिव से बहुत इजीली बात कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों से जिनसे भी हमारा बात करने का मन है, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए काफ़ी सुखमय हो गया है। हम किसी के पास जाना चाहते हैं, हम बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। तो वो हमारा हवाई मार्ग ने काफ़ी तेज कर दिया है। तो अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो संपूर्ण विश्व में क्या हुआ है, इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों और सेवाओं और इसके साथ साथ संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो गए हैं, कि पूरा ही जो विश्व है वो एक अपना एक समाज बन गया है, अपना एक क्लोज जो है इनका एक सर्कल बन गया है। तो ये किस लिए हुआ है, तो ये संचार माध्यम से हुआ है। यहाँ पर ये आपको ये पूरा कम्युनिकेशन का ये पूरा ये नेट दिखा दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर संचार हुआ है। आपकी ये प्रमुख समुद्र और हवाई पतन दिखाए गए हैं, तो ये बीच में कैसे कनेक्शन है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि ये आप अपनी बुक में देखें, वहाँ ज़्यादा अच्छे से तरीके से आप देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और संचार आपका यहीं ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।